नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ई क्लास में हम अमेरिका की क्रांति अथवा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम उसके कारणों के बारे में अध्ययन करें, अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी से आपको अवगत कराता हूँ। अमेरिका की खोज सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में स्पेन की महारानी इसाबेल के प्रोत्साहन से इटली के नाविक कोलंबस ने की थी। वह भारत की खोज करना चाहता था, किंतु मार्ग भटकने के कारण वह अमेरिका में पहुंच गया तथा उसने यहाँ के नागरिकों को रेड इंडियंस का नाम दिया। कोलंबस के पश्चात पुर्तगाल की सहायता से इटली का ही नाविक अमेरिगो वेस्पूची 1499 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप में आया तथा उसने इसे न्यू वर्ल्ड अर्थात नई दुनिया का नाम दिया। उसके नाम पर ही इस महाद्वीप का नामकरण अमेरिका किया गया था। इस नई दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश स्पेन था। जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम 1583 यानी 1583 ईस्वी में सर इम्फ्रे गिलबर्ट को उत्तर पश्चिमी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दी थी, किंतु वह अपने प्रयास में असफल रहा था। फिर लंदन कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 1607 ईस्वी में वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक पहली अंग्रेज बस्ती की स्थापना अमेरिका में की। छात्र ये ध्यान रखेंगे कि समय समय पर अमेरिका में विभिन्न अंग्रेज बस्तियों की स्थापना होती गई, किंतु इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी भी उपनिवेश की स्थापना में प्रत्यक्ष योगदान नहीं दिया। 1733 ईस्वी तक अमेरिका में उत्तर में मेन नदी से लेकर दक्षिण में जॉर्जिया तक कुल 13 अंग्रेज उपनिवेश स्थापित हो चुके थे, अर्थात बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ साथ छात्र ये भी ध्यान रखेंगे कि इन 13 बस्तियों के अलावा अमेरिका महाद्वीप में फ्रांस तथा स्पेन की उपनिवेश अथवा बस्तियां भी थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी। छात्र मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक अमेरिका की कुल 13 बस्तियां स्थापित थी। इसके पश्चात हम उन कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनके कारण विवश होकर इन बस्तियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाया अथवा इंग्लैंड के आधिपत्य से मुक्त होने का प्रयास किया। अमेरिका में एक क्रांति होने के एक प्रमुख कारण था कि यहाँ के जो निवासी थे, जो कि अधिकांशतः इंग्लैंड के थे, यद्यपि यूरोप के अन्य देशों के निवासी भी यहाँ पर रहते थे, किंतु अधिकांश लोग इंग्लैंड के थे और उनकी सहानुभूति इंग्लैंड के प्रति नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में बसने वाले अधिकांश अंग्रेज इंग्लैंड में धार्मिक अत्याचारों, आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने के कारण यहाँ पर आए थे और उन्हें इंग्लैंड के चर्च तथा राजा से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा इंग्लैंड में अपराधियों को भी देश निकाला देकर यहाँ पर बसने का अवसर प्रदान किया गया था। फिर दूसरा है कि अमेरिका महाद्वीप में जो यूरोपीय लोग रह रहे थे, उनमें बौद्धिक चेतना का तीव्र गति से विकास हो रहा था। टॉमस पेन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कॉमन सेंस, उसने यहाँ के नागरिकों में देश प्रेम की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसका कहना था कि एक द्वीप अर्थात इंग्लैंड एक महाद्वीप अर्थात अमेरिका पर शासन नहीं कर सकता।
इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति विशेष का भी इसमें बौद्धिक चेतना को जागृत करने में योगदान रहा, कुछ संस्थाओं का योगदान रहा, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जहां नए नए विचारों का आदान प्रदान और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में 1636 ईस्वी में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज, वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना की गई। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी और सैमुअल एडम्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहाँ पर तक पत्रकारिता की बात है, 1704 ईस्वी में अमेरिका में पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज़ लेटर के नाम से बोस्टन में प्रकाशित हुआ था। छात्र ये जो तथ्य हैं इनको विशेष रूप से याद रखेंगे, एक पहले वाला और एक ये लास्ट, क्योंकि कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका में जो शासन व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि अमेरिका और इंग्लैंड, अर्थात अमेरिका के निवासियों और इंग्लैंड की सरकार के मध्य मतभेद होना स्वाभाविक था। औपनिवेशिक शासन का मतलब है अमेरिका में स्थापित बस्तियों के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक गवर्नर की नियुक्ति करती थी तथा उसकी सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसके सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक विधायक सदन अथवा असेंबली होती थी, जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। इस विधायक सदन को कर लगाने, अधिकारियों के वेतन तय करने और कानून निर्माण अधिकार करने का अधिकार था। किंतु इतने अधिकार होने के बावजूद इन कानूनों को स्वीकार करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार गवर्नर को था। तो इस कारण से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। तो दोषपूर्ण शासन का एक तो आधार ये था, दूसरा सैद्धांतिक मतभेद था दोनों में। ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और वह अपने अमेरिकी उपनिवेश के मामले में किसी भी प्रकार का कानून पारित कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी उपनिवेशों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को उनके ऊपर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार केवल उपनिवेशों की असेंबलियों में है। इस प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था और सैद्धांतिक मतभेदों के कारण प्रशासन में मतभेद और द्वंद्व चल रहा था। इन परिस्थितियों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में उपनिवेशों के शासन में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका प्रमुख कारण ये था कि इंग्लैंड अमेरिकी उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई अधिक आशा नहीं रखता था। दूसरी तरफ इंग्लैंड में इस समय राजतंत्र और संसद के मध्य अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था, जिस कारण वह अमेरिकी उपनिवेशों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे सका। दूसरी ओर अमेरिकी महाद्वीप और उसके प्रशांत महासागर की विशालता इतनी थी कि इंग्लैंड अपने बनाए कानूनों को, जो नेविगेशन नौसेना संचालन के कानून थे, उनको भी कठोरता से लागू नहीं कर सकता था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कर लगाकर उन्हें सख्ती से वसूलना शुरू किया, तो ब्रिटिश उपनिवेशों में अर्थात अमेरिकी उपनिवेशों में अत्यधिक असंतोष लोगों में उत्पन्न हुआ। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इस समय ब्रिटेन विभिन्न प्रकार के कानूनों के द्वारा अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण कर रहा था, जिसमें कुछ प्रमुख कानून थे। नौसेना संचालन कानून, जिसके माध्यम से प्रावधान किया गया था कि केवल इंग्लैंड, आयरलैंड अथवा उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही व्यापार हो सकता है। दूसरी ओर व्यापारिक अधिनियम के अंतर्गत
इंग्लैंड ने कानून बनाया कि अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड में हो सकता है। औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत जिस औद्योगिक माल को इंग्लैंड में तैयार किया जाता था वह माल अमेरिका में तैयार नहीं हो सकता था। ये कुछ कारण थे, मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए कि एक तो वहाँ के लोगों में जागृति ज़्यादा थी, दूसरा शासन व्यवस्था में मतभेद और द्वंद्व था, और तीसरा इंग्लैंड अधिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। किंतु इस समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके कारण आगे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसकी दशा और दिशा तय हो गई। उत्तरी अमेरिका में क्यूबा से लेकर मिसिसिपी घाटी तक फ्रांसीसी उपनिवेश फैले हुए थे और इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के हित टकराते थे। फलस्वरूप 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो युद्ध हुआ उसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड विजय रहा तथा कनाडा स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस सप्तवर्षीय युद्ध का अमेरिका के प्रशासन और आगामी घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका में उत्तर से फ्रांस का खतरा समाप्त हो गया, क्योंकि समुद्र के किनारे किनारे जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ पर बस्तियाँ थी, 13 बस्तियाँ, वो फ्रांस से रक्षा के लिए इंग्लैंड पर निर्भर थे। और अब जब उत्तर में फ्रांस का खतरा समाप्त हो गया सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात, तो उनका शत्रु 2 से घटकर 1 रह गए। इसी समय इंग्लैंड की संसद ने एक अधिनियम पारित करके जो अमेरिकी बस्तियां थी उनके लिए कानून बना दिया कि वे पश्चिम दिशा की ओर अपना प्रसार नहीं कर सकते। छात्र ध्यान देंगे कि अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो समुद्र के किनारे थे और इधर जो पश्चिम दिशा में थे मुख्यतः जो मूल निवासी थे उनके, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, वो रहते थे, और उत्तर की ओर फ्रांस का अधिकार था। अब जब फ्रांस का अधिकार समाप्त हो गया तो अमेरिकी उपनिवेश चाहते थे कि पश्चिम में अपना वो विस्तार कर सके, लेकिन इंग्लैंड की संसद द्वारा बनाए कानून से उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ। इसके अलावा इन युद्धों के कारण, यानी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, इंग्लैंड को बहुत अधिक आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और अब उसने अमेरिकी उपनिवेशों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा तथा उसने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई, कठोर नीतियां अपनाई, जिनके कारण अमेरिकी क्रांति का होना अनिवार्य सा हो गया, जिसमें उसके प्रधानमंत्री ग्रीनविले की नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसने कुछ एक्ट बनाए जिसमें 2 एक्ट या कानून की ओर छात्र विशेष रूप से ध्यान देंगे, जिसमें पहला था शुगर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया तथा शीरे पर आयात कर बढ़ा दिया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण था स्टाम्प एक्ट। सिंपल पूछ ले, स्टाम्प एक्ट है क्या? स्टाम्प एक्ट ये था कि समाचार पत्रों, कानूनी अथवा व्यापारिक दस्तावेजों, विज्ञापनों आदि पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का, जो हम आजकल रजिस्ट्री वगैरह में बनाते हैं स्टाम्प, वो स्टाम्प ड्यूटी लगाने का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। इससे ब्रिटिश सरकार को अधिक आय तो नहीं होती थी, लेकिन अमेरिकी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर इस प्रकार का कर लगाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इनका उल्लंघन करने पर कड़े दंड की व्यवस्था की। इस समय अमेरिका के लोगों ने एक नया नारा दिया जिसे का नाम था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अर्थात यदि इंग्लैंड की संसद में अमेरिका वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है
तो अमेरिकी उपनिवेशों पर इंग्लैंड को कर लगाने का अधिकार भी नहीं है। इसी समय इसका विरोध करने के लिए स्टाम्प एक्ट का दो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, सन ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता के पुत्र तथा स्वतंत्रता की पुत्रियां। जब अमेरिकी बस्तियों में ग्रीनविले की नीति का इतना तीव्र विरोध हो रहा था तो विवश होकर 1766 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रॉकिंघम घोषणा के द्वारा 1766 में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार यह दिखाना चाहती थी कि उसका उपनिवेशों पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए इस एक्ट को रद्द करने के साथ साथ उसने यह भी घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। 1767 में इंग्लैंड में विलियम पिट की सरकार बनी तथा टाउनशेंड उनका वित्त मंत्री बना। उसने 1767 में 5 वस्तुओं चाय, सीसा, कागज़, सिक्का, रंग और धातु पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिसका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। लेकिन अमेरिका ने इन बाह्य करों का भी विरोध किया, क्योंकि वो आंतरिक करों का पहले आंतरिक करों का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने बाह्य करों का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने वही अपना तर्क दिया कि वे अंग्रेजी संसद द्वारा लगाए गए किसी भी कर को नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका के जो उपनिवेश थे उन्होंने इंग्लैंड की नीतियों का सक्रिय विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। पहले आंतरिक करों से मनाही की और बाद में बाह्य करों का भी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर आते हैं हम तात्कालिक कारण पर, वो है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यह कानून बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चाय को सीधे ही अमेरिका में बेच सकती है। इससे पूर्व जो चाय थी वो पहले इंग्लैंड आती थी और उसके पश्चात अमेरिका में निर्यात की जाती थी। यद्यपि इस कानून से अमेरिका वासियों को फ़ायदा था, क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में चाय अब सस्ते मिलती। लेकिन जैसे कि उन्हें बौद्धिक और राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी, उन्होंने इंग्लैंड की हर नीति का विरोध करने का निश्चय किया तथा 6 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज पर आई चाय के जो पैकेट थे, बॉक्स थे, उनको समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। छात्र याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी, कब शुरू हुई, किसके नेतृत्व में शुरू हुई, किस बंदरगाह पर शुरू हुई। तो याद रखेंगे 6 दिसंबर 1773 सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक क्रोधित कर दिया तथा उसने ब्रिटिश उपनिवेशवासियों को सजा देने के लिए कठोर और दमनकारी कानून बनाने प्रारंभ किए। इन दमनकारी कानूनों से ब्रिटिश उपनिवेशों में अर्थात अमेरिकी बस्तियों में बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ तथा इन कानूनों का विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में 12 उपनिवेशों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लैंगिस्टर नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना तथा अमेरिकी उपनिवेशों की जनता के मध्य एक संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए और इसी के साथ कुछ इतिहासकार इस घटना से ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मानते हैं। इस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने दूरदर्शी नीति ने अपनाते हुए अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया तथा विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती करना शुरू कर दिया।
इसी समय टॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस में एक इंग्लैंड की निंदा करते हुए कहा कि इट्स टाइम टू पार्ट, अर्थात अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।